नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, सीटेट की जानकारी आपको बताने वाला हूं और हर एक चीज के बारे में बिल्कुल गहराई से अपन देखेंगे। आखिर फॉर्म कब आने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, अपन कह सकते हैं इसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इसके सिलेबस में कितना क्या बदलाव होगा, हर एक चीज के विषय में। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। आखिर कब आएगा, कब तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो नोटिफिकेशन बारे में सटीक जानकारी मई के अंतिम सप्ताह तक आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। जी हां, मई के अंतिम सप्ताह है या अपन कह सकते हैं जून का पहला सप्ताह है, जिसमें निश्चित तौर से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जी हां, यह नहीं होगा कि भाई पहले नोटिफिकेशन आया उसके बाद कुछ आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद आपके फॉर्म शुरू होंगे। बिल्कुल नहीं जी, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसके अगले दिन से या उससे अगले दिन से आपका फॉर्म है वह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, अरे सबसे ज्यादा जरूरी बात है, सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट CTET.in. इस पर ही आपको भरोसा करना है। इसके अलावा किसी भी अफवाहों पर आप भरोसा नहीं करें, क्योंकि यहां पर आपको सटीक बिल्कुल सामान्य तरीके से जानकारी और बड़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया के बारे में अपन देखें तो नोटिफिकेशन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो विशेष तौर से ध्यान रखना, आप मई के अंतिम सप्ताह तक या फिर जून के आप पहले सप्ताह तक, यहां तक आपका निश्चित तौर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब इसकी परीक्षा रहेगी इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, परीक्षा के लिए अभी आपका कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो परीक्षा आपकी जुलाई तक होती रहती है हर बार, आपको पता है इसकी परीक्षा जुलाई या फेब में होती है, लेकिन इस बार की जो परीक्षा है वह आपकी जुलाई में होने की संभावना कम है। क्यों कम है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। फॉर्म आने के बाद कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना वैसे ही दिया जाएगा। तो साथियों, विशेष तौर से अपन कह सकते हैं इसकी परीक्षा है वह जुलाई में होने की संभावना कम है। परीक्षा जुलाई में होने की संभावना कम है। विशेष तौर से पहली बात तो ये, जुलाई में होने की संभावना कम, जुलाई में होने की संभावना कम। पहली बात तो आपकी ये। अब कम क्यों है, इसके पीछे भी विशेष तौर से अपन लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले, फॉर्म अभी तक ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुई, अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका, इसलिए अपन कयास लगाते हैं कि भाई इसका एग्जाम है वह जुलाई में नहीं होगा। तो अगर जुलाई में नहीं होगा तो वैसा फिर कब होगा, परीक्षा की जब तक अपन कह सकते, जहां तक अपन कह सकते हैं लगभग आपकी सितंबर तक होने की संभावना है। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपकी इसकी परीक्षा होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये देख लीजिए, सितंबर तक आपकी इसकी पूरी परीक्षा होने की संभावना अपनी जताई जा सकती है। तो ये लीजिए। इसके अलावा अगर अपन देखें तो लाडलो देखो, विशेष तौर से परीक्षा कब भी हो, आपको अपनी तैयारी को है वह सुचारू रूप से जारी रखना है। आपको किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी को ढीले नहीं देना है, अपनी तैयारी को डिले नहीं करना है। और लाडलो, विशेष तौर से एक बात आपको और बता दूं, आपकी तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण में प्रतिदिन शाम को 6 से 7 या 7 से 8 बजे रोज आपके लिए थ्योरी क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक पहले कंप्लीट थ्योरी अपन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रश्नों को जोड़ करके नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को अपन तैयार करते हैं, वो चीज हम आप तक पहुंचाते हैं। तो शाम को 6 से 7 या 7 से 8 आप उस लक्ष्य सेंट्रल चैनल वाले को चैनल कर लीजिए, अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे हर एक के जानकारी आपको मिलती रहेगी। साइंस वहां पर चल रही है, हिंदी वहां पर चल रही है और चाइल्ड एंड विकास डेवलपमेंट वहां पर आपको चल रहा है। हर एक चीज वहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो अपन कह सकते हैं इसकी परीक्षा है वह आपकी सितंबर तक होने की संभावना है। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, देखो इसमें थोड़ा सा पैटर्न क्या रहता है, थोड़ा सा मापदंड क्या रहता है, आखिर एलिजिबिलिटी आपकी क्या वो आप सबको पता है। थोड़ा सा अपन इस पर प्रकाश एक बार फिर से डाल दें। पेपर 1 के लिए 12th पास, साथ में डिलीट या अपन कह सकते हैं BED अपन ये आपको होना आवश्यक है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए। इसके अलावा पेपर 2 के लिए स्नातक के साथ आपको BEd और या अपन कह सकते हैं डिलीट होना आपको आवश्यक है, और यह आपका रहने वाला है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। यानी यहां पर तो आपका हो जाएगा PRT का L1 और ये हो जाएगा आपका PRT का L2।
इसके अलावा आयु सीमा है वह न्यूनतम आपकी 18 वर्ष है, अधिकतम इसकी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, क्योंकि आगे आने वाली जो सुपर टेट है या अपन कह सकते हैं जो मुख्य भर्ती परीक्षा है वहां पर आपका इसका मापदंड रखा जाता है आयु का, यहां पर आपका मापदंड कोई भी रखा नहीं गया है। और विशेष तौर से एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो अध्यापक अभी कार्यरत हैं सीटेट में या अपन कह सकते हैं यूपी टेट में या अपन कह सकते हैं राजस्थान में या अपन कह सकते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी हो, जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उनके लिए भी विशेष तौर से आपको बता दूं वह आपको भी सी टेट देनी है, क्योंकि सी टेट आप पास आसानी से कर सकते हो आपके स्टेट टेट से। इसके अलावा अगर अपन देखें परीक्षा पैटर्न की मुख्य बातें अपने क्या है, कुल अंक है वह प्रत्येक पेपर आपका 150 अंकों का रहेगा, अर्थात 150% रहेंगे और 150 आपके अंक रहने वाले हैं। समय है वह आपका 150 मिनट, ओवरऑल 1 मिनट में आपको 1% करना है, समय आपका रखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है, अर्थात ऋणात्मक अंकन आपका नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं आपको 2 भाषाओं का चयन करना है, बिल्कुल जी, उम्मीदवार को 2 भाषाओं का चयन करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और विशेष तौर से ध्यान रखना लैंग्वेज 1 है वह आपके 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक रहेंगे और आपके लैंग्वेज 2 है वह 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक रहेंगे। विद्यार्थी यहां पर बहुत ज्यादा भ्रम खा जाते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा ध्यान नहीं रखते हैं। पहले आप L1 के 31 से लेकर 60% तक कर दिए, उसके बाद पुनः आप जस्ट उससे आगे खोलोगे तो अगली लैंग्वेज आपको फिर से वहां पर वही मिलेगी, L1 की दूसरा पार्ट, और वहां पर अपन उसी के प्रश्न वहां करने लग जाते हैं। तो बेटा यहां पर अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो ये आंकड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह आपको देखना जी, सामान्य वर्ग के लिए 60% अर्थात 90 अंक, 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और आरक्षित वर्ग के लिए जिसमें अपन कह सकते हैं ओबीसी आ जाएगा, जिसमें अपने SC ST या अदर कैटेगरी सारी के सारी आ जाएगी, उसके लिए आपको 82 अंक यानी 55% लाने अनिवार्य है। यह इसका क्वालिफाइंग अपने मार्क्स हो जाएंगे। इसके अलावा आखिर आपकी सफलता के लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका पैटर्न किस प्रकार से अपना करके आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पुस्तकों का आधार है वह एनसीईआरटी की पुस्तकों को रखना है। किसी भी प्रकार की गाइड पुस्तकों को आप स्वीकार न करें, जब तक आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस तैयारी के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये आप लिख कर ले लीजिए। तो आप अपनी तैयारी का आधार मूल रूप से जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उन्हें बनाइए, और उसमें भी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, वहां पर भी अपन कह सकते हैं दूसरी तीसरी से पढ़ने से मतलब ही क्या है भाई, कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की जो आपके एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको आप अपना आधार बनाइए। इसके अलावा न्यूनतम पैटर्न पर, यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके वह टॉपिक कितना क्लियर हुआ है कितना नहीं हो पाया, इसकी जानकारी लेना भी आपको आवश्यक है। तो इसके लिए आप पहले मॉक टेस्ट लगाएं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप PYQ हल करें। जी हां, PYQ हल करना जरूरी है, और PYQ के लिए कम से कम 5 वर्षों के प्रश्न पत्र तो आप हल कर ही दीजिए। भाई मैं तो ये कहता हूं जितने भी आपको सीटेट के पेपर मिले उन सभी को हल कर दीजिए, और केवल सीटेट ही क्यों, इसके अलावा स्टेट टेट जो भी आपको मिले उसके पेपर हल कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आपका कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इंग्लिश में या जो आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है वहां पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो आपके मैथ्स है, साइंस है, पर्यावरण है, वहां पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पेडोलॉजी में अपना कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अरे तो दिक्कत कहां है ये बताइए आप। जो स्टेट से टेट हो रही हैं, जैसे राजस्थान में रीट हो रही है, अपन कह सकते हैं यूपी में यूपी टेट हो रही है, हरियाणा में एच टेट हो रही है, दिल्ली में सी टेट हो रही है, मध्य प्रदेश में एम टेट हो रही है, बिहार में बी टेट हो रही है। तो सारी की सारी है ना, सभी को अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। प्रश्न जितने आप हल करोगे उतने कम है, जितना आप प्रश्न हल करोगे उतना आप बेसिक क्लियर होता जाएगा, उतने आप सिलेक्शन के और अधिक नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो अपना मूल आधार है वह आप इन पुस्तकों के साथ साथ जो अपने PYQ इनको आप बनाइए। एक अपन कह सकते हैं पेडागोजी पर पकड़
आपकी महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि पेडागोजी के है वहां पर आपके अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग 35 से लेकर 40 तक आपके पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे। ये आप निश्चित तौर से ध्यान रखना। शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को गहराई से समझे। भाई ये नहीं है जैसे मान लो आप विधि पढ़ रहे हो, आगमन निगमन विधि। अब आगमन निगमन विधि आपको हिंदी में भी पढ़नी है, आगमन निगमन विधि आपको लैंग्वेज सेकंड में भी पढ़नी है, आगमन निगमन विधि आपको सब्जेक्ट में भी पढ़नी है, और ये आपकी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में भी पढ़नी है। बेटा एक ही बार आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ना, एक ही बार आपको पता होना चाहिए आखिर इसमें है क्या, तो इसकी मूल गहराई तक बात को पहुंचे और उसके बाद आप अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर इसमें डिफाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूं साथियों, विशेष तौर से आखिर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है कि आप सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, तो वो देखिए। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले लैंग्वेज। जी हां, लैंग्वेज आपके सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 60 अंक अर्थात 60 क्वेश्चन आपके यहां के रहने वाले हैं, जिसमें अगर अपन कह दें लैंग्वेज 1 के आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 के आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन, दोनों के मिलाकर के आपके 60 क्वेश्चन रहने वाला है। भाषा वाला एक बड़ा मार्क्स है, वहां पर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है बढ़िया तरीके से, यानी ये मान लीजिए इस 60 में से कम आपको 55 प्लस लेकर आना है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आसानी से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी यहां पर नहीं है। इसके अलावा यह जो आपका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, यहां पर अपन कह सकते हैं पूरे के पूरे आपको 30 अंक मिलने वाले हैं, जिसे मैंने पहले आपको बताया था 30 अंक यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो यह आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझें और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें अध्ययन करें। इसके अलावा अगर अपन कहना चाहें लाडलो आपका टीचिंग विषय, जिसमें अपन कह सकते हैं मैथ साइंस हो सकता है, अपन कह सकते हैं एसएसटी हो सकता है, और L1 वालों के लिए पर्यावरण और इसमें जुड़ जाता है। हर एक पर आपको अच्छे तरीके से पकड़ करनी है, अपने आप यानी अपने कंटेंट की गहराई को समझे, कंटेंट की विश्वसनीयता को समझे, और कंटेंट भी मैंने आपको बता दिया आपको कहां से लेना है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की किताबों से लेना है, 10वीं तक की किताबों तक आप ले सकते हैं। 11वीं 12वीं की जो आपके सब्जेक्ट वाली किताबें हैं वो आपको देखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। लीजिए, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। और हां, एक चीज और, सिलेबस में आपका अभी तक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। जी हां, सिलेबस में आपका अभी तक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, और जैसे ही इसके बारे में कोई आगे सूचना मिलेगी, कोई आगे नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आपके तक अब इसकी पूरी की पूरी जानकारी पहुंचा देंगे। ध्यान रखना, लक्ष्य क्लासेस अक्षांश पब्लिकेशन आपकी सफलता के लिए हर समय कार्य करता रहता है, हर संभव कार्य करता रहेगा। और साथ ही साथ मैंने एक बार आपको पुनः बता दूं, हम साइंस की रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, इसके अलावा हिंदी की रेगुलर क्लास लग रही है, इसके अलावा आपकी चाइल्ड एंड पेडोलॉजी की क्लास निरंतर आपके लग रही है। बहुत जल्द हम मैथ्स की और जीके वाली क्लास भी लगाने वाले हैं। तो साथियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि लक्ष्य परिवार हर समय आपके साथ जुड़ा रहता है। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और क्या किस विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह हर एक चीज आप हम तक पहुंचाइए। तो बाकी बातें करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।